So, welcoming you to the very first class of chapter number 7, Corporate Social Responsibility. Very important. और पूरा जो chapter है जी, it is going to be into one section. एक ही section है जी, दूसरे section में हमें नहीं जाना पड़ेगा. Section 135. सो इससे पिछला चैप्टर जो हमने किया बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, जो कि 128 से 148 तक गया, तो हमने सारे सेक्शंस कवर अप किए एक्सेप्ट द वन दैट वाज 135, और वो हम आज की क्लास में कवर अप करेंगे. और ये चैप्टर मेरे को बहुत पसंद है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसके अंदर ट्रिपल स्टार के बाद एक स्टार और लगाएंगे जी, वो अमेंडमेंट्स का है. भर के अमेंडमेंट्स हैं जी इसके अंदर, और लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हैं सारी, जो कि दिसंबर 2020 और जून 2021 में लगी है. अब जून तो भी आएगी, जनवरी, ठीक है, जनवरी 2021 में लगी है. अब जनवरी वाली जो सीए का मई अटेम्प्ट है और जो सीएस का जून अटेम्प्ट है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है. बट जो कमिंग अटेम्प्ट होगा उसके अंदर ये पूछी जाएंगी, नवंबर और दिसंबर का जो अटेम्प्ट होगा. स्टिल मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो इनिशियल 1-2 मंथ्स में अमेंडमेंट आई होती है, ठीक है, वो पेपर में फिर भी पूछी जाती है. पूछनी नहीं चाहिए, कायदे से पूछनी नहीं चाहिए. 6 मंथ्स पहले जो भी अमेंडमेंट्स हैं वो नहीं पूछनी चाहिए. बट एक होता है कि जो पेपर से बिल्कुल ही 10 दिन पहले, 2 महीने पहले आई है, वो तो कभी भी नहीं पूछी जाती क्योंकि उससे पहले पेपर बन के तैयार होते हैं, ठीक है. लेकिन मैंने जो ट्रेंड ऑब्जर्व किया है कि 6 महीने में जो पहले 1-2 महीनों में जो अमेंडमेंट्स आती हैं वो कई बार पेपर में पूछी जाती भी है, ठीक है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. और मेजर अमेंडमेंट्स हुई हैं, कोई छोटी मोटी अमेंडमेंट्स नहीं की इन्होंने, ठीक है, मेजर अमेंडमेंट्स. सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं जी कि चल क्या रहा है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर. हुआ क्या, कंपनीज एक्ट 2013 में पहली बार ये कॉन्सेप्ट आया जी, और आपने शायद नाम सुना होगा. मिनिस्टर हैं जी हमारे पार्लियामेंट के, एमपी भी हैं, सचिन पायलट, ठीक है. ही वॉज, जो कांग्रेस के अंदर, ही वॉज द मिनिस्ट्री, उनके पास थी जी एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और उन्होंने सारा कंपनीज एक्ट जब तैयार किया, एंड ही वॉज वेरी प्राउड कि जी हम पहली बार सीएसआर का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं. और उन्होंने क्या कहा कि जी सभी कंपनीज को तो नहीं, बट जो बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है. मैं अभी आपको पहला ही क्वेश्चन वो पढ़ाऊंगा कि कौन कौन सी कंपनीज के ऊपर ये लगती है. तो कहते हैं कि जी जिनकी टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है, या जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, या जिनके नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है. मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पॉइंट नंबर सी में हम पकड़े जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जिनके नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, उनको अपने प्रॉफिट का 2%, उनको अपने प्रॉफिट का 2% सोशल वेलफेयर के लिए खर्च करना पड़ेगा. सोशल वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के लिए खर्च करना पड़ेगा. तो हमने कहा कि सर ये जो प्रॉफिट कमाया है, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ये भी तो आप सोसाइटी से ही तो कमा रहे हो. गुड्स कौन खरीद रहा है, आपके पैसे आपको कौन ला कर दे रहे हैं, सोसाइटी ही तो दे रही है. फिर आपकी फैक्ट्री में कौन काम कर रहा है, लोग ही तो काम कर रहे हैं. आपके लिए दिन रात कौन काम करता है, एम्प्लॉयज काम करते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, सो यू शुड थिंक ऑफ देम. फिर आपकी फैक्ट्री से जी दिन रात 24 घंटे धुआं निकलता रहता है, वो कौन इनटेक कर रहा है, सोसाइटी ही कर रही है. आप जो रिवर में कचरा फैला रहे हो वो कौन पी रहा है, सोसाइटी पी रही है. तो आपके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं, दोनों चीजें, सोसाइटी पे उसका इम्पैक्ट है. तो आप सोसाइटी के बारे में कुछ सोचें, और ज्यादा नहीं कह रहे कि अपने प्रॉफिट का 2% आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा फॉर बीइंग द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप में से किसको नेट प्रॉफिट का, हाउ मेनी ऑफ यू से कि सर वैलिड इनफ, कि ठीक है ना, इतना आप कमा भी तो रहे हैं, ठीक है जी, माई वोट इज ऑल्सो द सेम, कि जब आप इतना कमा रहे हैं तो हमने कुछ 10%, 20%, 50% नहीं कहा, 2% तो आप कंट्रीब्यूट कर ही सकते हैं, बीइंग द रिस्पॉन्सिबल. और आपके पास इतने रिसोर्सेज भी हैं देश के, ठीक है, इतने लाखों करोड़ों की कंपनी है हमारी, तो 2% तो यू कैन अफोर्ड. और बड़ी कंपनीज को ही हमने कहा कि आप अपना 2% कंट्रीब्यूट करेंगे. हाँ जी. नेटवर्थ मान लो 1000 करोड़ है, या नेटवर्थ टर्नओवर 1000 करोड़ है, नेटवर्थ 500 करोड़ है, अगर और कंपनी लॉस में हो, कंपनी लॉस में है, तो फिर 2% ऑफ द प्रॉफिट बोला ना. जब प्रॉफिट है ही नहीं तो फिर आपको नहीं करना फिर, ठीक है.
आर वी गुड? तो वैलिड क्वेश्चन कि सर टर्नओवर ज्यादा है, नेटवर्थ ज्यादा है, बट प्रॉफिट्स नहीं है, ठीक है। इन दैट केस 2% ऑफ द प्रॉफिट, आपके तो प्रॉफिट कम है, 1 करोड़ है तो 1 करोड़ का 2% दे दो, ठीक है। और उसमें भी हमने किया है एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अभी पढ़ेंगे जी सारा, ठीक है। पिछले 3 साल का एवरेज करके उसका 2% आपको CSR के लिए देना रहेगा, ठीक है। ईयर मार्क करके रखना पड़ेगा साइड पे कि ये पैसा हम सोसाइटी के लिए यूज करेंगे, ठीक है। सो अच्छा पॉइंट है जी। जैसे पिछले साल रिलायंस इंडस्ट्रीज ने प्रॉफिट दिखाया है जी कुछ 40 to 44,000 करोड़ का, ठीक है। फर्स्ट टाइम कि एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी ने इतना मेजर प्रॉफिट दिखाया, तो 2%। तो हमने कहा कि जी 44,000 करोड़ अगर आप कहते हैं तो 880 करोड़ रुपया आपको इसमें देना पड़ेगा। और उन्होंने ऐसे बहुत सारे फाउंडेशंस खोल रखी हैं। IPL के दौरान भी ऐड आती है कि जी हम स्पोर्ट्स के लिए प्रमोट करते हैं, एजुकेशन के लिए हमने स्कूल खोल रखे हैं, और हम अच्छे कॉज भी करते हैं और करने भी पड़ते हैं जी उनको। मोस्टली बिजनेसमैन ने इसलिए खोली होती है। नहीं, ऐसे नहीं कह सकते जी। जैसे अक्षय कुमार है, ठीक है। अक्षय कुमार बहुत सारे इनिशिएटिव लेता है, या फिर सलमान खान ने बीइंग ह्यूमन करके खोल रखी थी, ठीक है। सो जरूरी नहीं है कि इसी के लिए आपने खोल के रखी है, ठीक है। और इसमें ना कहीं मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा भी कि आप इसमें ज्यादा प्लीज उसको एडवर्टाइज मत करें, ठीक है। अब जब दे रहे हैं तो सच्चे दिल से दीजिए, अपना वो कहते हैं ना, अपना हित साइड पे रख के दीजिए, सेल्फलेस होके दीजिए, ठीक है। उसमें भी आपको है कि जी मेरा नाम छप जाए, अखबार में आ जाए, मेरी रेपुटेशन और अच्छी हो जाए, तो दैट शुड नॉट बी द थिंग। फिर वी मे नॉट कंसीडर इट। अगर आपने कहीं पे बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कर दी है, ठीक है, इसके बहाने, CSR के बहाने, इन दैट केस हम शायद उसे CSR से डिस्क्वालीफाई भी कर दें कि ये अमाउंट नहीं कंसीडर होगी, क्योंकि इसमें तो एडवर्टाइजमेंट ज्यादा दिख रही है और काम कम दिख रहा है। फाइन जी, आइए सेक्शन 135 सबसेक्शन 1 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले हमने कहा कि जी एप्लीकेबिलिटी, फिर वो कहता है कि जी एवरी कंपनी, एक एक वर्ड पकड़ना पड़ेगा जी यहाँ पर। हमने कहा सर एवरी कंपनी, पब्लिक, प्राइवेट, OPC भी आ सकती है इसमें। नहीं, OPC इतनी बड़ी कंपनी होती है कि उसकी नेटवर्थ इतनी बड़ी हो, टर्नओवर इतनी बड़ी हो, या प्रॉफिट इतने बड़े हो। प्रॉफिट हो सकते हैं। ठीक है जी। OPC के यहाँ पर आने के चांसेस बहुत रेयर हैं जी, कि नेटवर्थ 500 करोड़, ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने क्या कहा कि पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा की आपकी नहीं होनी चाहिए। तो नेटवर्थ में हम क्या लेते हैं कि जी पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। अब रिजर्व भी कहां से आए होंगे? टर्नओवर और प्रॉफिट से। अब टर्नओवर भी 1000 करोड़, तो OPC के यहाँ पे आने के चांसेस बड़े कम दिखते हैं। प्रॉफिट भी आपने, किसी ने कहा कि सर प्रॉफिट हो सकता है इन तीनों में से, तो प्रॉफिट भी 5 करोड़ के लिए टर्नओवर भी तो होनी चाहिए, चाहे 6 करोड़ की। आपका मार्जिन बहुत मोटा है, ठीक है, कि 1 करोड़ का सामान आपने 6 करोड़ में बेच दिया, फिर भी 6 करोड़ की टर्नओवर आते ही OPC से बाहर जाने की नौबत आ जाएगी। सो OPC के यहाँ पे आने के चांसेस नहीं है। तो बड़ी कंपनीज के लिए इट मे बी पब्लिक और इट मे बी प्राइवेट। फिर हमने पूछा सर फॉरेन कंपनीज भी आ जाएंगी, तो वो कहते हैं कि जी एवरी कंपनी मींस एवरी कंपनी, ठीक है जी। तो अगर कोई फॉरेन कंपनी है जो इंडिया के अंदर से इतना रुपया कमा रही है, फॉरेन कंपनी में, मैंने कहा सर एप्पल को पकड़ लें, एप्पल एंड कॉर्पोरेशन, वो अगर हमें पता लगा कि इंडिया के अंदर उनकी टर्नओवर या इंडिया के अंदर उनका जो, इन तीनों में से किसी भी एक में ट्रिगर हो गए, क्योंकि तीनों के बीच में क्या लिखा है, और तीनों नहीं पूरी करने की जरूरत, तीनों में से एक में भी पकड़े गए, CSR लगा देंगे। तो एप्पल एंड कॉर्पोरेशन से हमने पूछा कि सर इंडिया से कितना रुपया कमाया, तो वो कहते हैं कि जी कुछ खास नहीं, सिर्फ 300-400 करोड़ रुपया, ठीक है। सो इन दैट केस उनको हम बोलेंगे सर CSR, हाउ मेनी ऑफिस की सर, यस, हाउ मेनी ऑफिस सर, नो, क्यों नहीं? 500 करोड़ होना चाहिए नेटवर्थ, बट प्रॉफिट तो 5 करोड़, और मेरी एग्जांपल में उनका प्रॉफिट है 300 करोड़, ठीक है। लेट अस से 300 करोड़ कमाने के लिए टर्नओवर भी शायद 1500 करोड़ की होगी, 20% अगर उनका मार्जिन है तो। इंडिया में सारा उसकी और कंट्रीज का भी तो प्रॉफिट मिला के अगर टोटल लॉस ही हो लॉस, नहीं, प्रॉफिट मैं बताया था सभी को मिलाकर फिर 30,000 करोड़ है, ठीक है। इंडिया से 300 करोड़ है, सभी का मिलाकर 30,000 करोड़ है, ठीक है।
सो अभी तो वो तो मैं बाद में करूंगा कि जी 2% करने की नौबत भी आएगी कि नहीं। अभी तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये एप्पल इनकॉर्पोरेशन विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन न्यूयॉर्क, लिस्टेड इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, और वो इंडिया से अगर पैसा कमा रही है, हाउ मेनी ऑफ यू से कि सर इस पे भी CSR लगा दिया जाए या लगता है? अच्छा, सारे कह रहे हैं सर क्योंकि इंडिया में भी डील कर रहे थे, इंडिया में रजिस्टर्ड है। हाँ, ब्रांच ऑफिस है जी। लेटेस्ट से इन्होंने बेंगलोर के अंदर एक ऑफिस ले रखा है जी, और वहां पर बट कंपनी नहीं है बेंगलोर में, कंपनी नहीं, ब्रांच ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस है। जैसे हाँ, अर्न इंडिया से कर रहे हैं, बट इट इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी, ठीक है। आज मैं अगर 500 करोड़ कमाता हूं, मेरे को नहीं CSR करना एक पैसे का भी, आई एम द इंडिविजुअल, ठीक है। तो अगर मेरी पर्सनल ITR 500 करोड़ की जा रही है तो मेरे ऊपर CSR नहीं, वर्ड ही क्या, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सेक्शन 135 सबसेक्शन 1 सबसे पहले शुरू ही कैसे हुआ? एवरी कंपनी से, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट आपने दोनों पकड़ ली, वो मेरे को समझ में आता है। मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं जी, अभी भी सोच के बताइए, एक बार दोबारा से रीवोटिंग करेंगे एंड दिस विल बी द फाइनल वन। एप्पल इनकॉर्पोरेशन पकड़ी गई कि नहीं पकड़ी गई? हाउ मेनी ऑफिस के सर यस, हाउ मेनी ऑफिस सर नो? एट टाइम्स ऐसा लगता है मेरी मैनिपुलेशन स्किल्स तो अच्छी है। 100% स्ट्रेंथ से मैं 40% 30 पे ले ही आता हूँ कंफ्यूज करके। द आंसर इज बिग यस, इट इज अ फॉरेन कंपनी, इट इज अ फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन, ठीक है, एनी कंपनी नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, बट दो चीजें पूरी करनी पड़ेगी, हैविंग अ बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया और प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। जो चाहे ब्रांच हो, ऑफिस हो, आउटलेट हो, गोडाउन हो, फैक्ट्री हो, कुछ भी हो, तो उन दोनों के अंदर, तो जिस दिन इसने बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में शुरू की और प्लेस भी है, उस दिन इसे इंडिया के अंदर अपने आप को एज अ फॉरेन कंपनी रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों नहीं करना पड़ेगा? यूट्यूब के सभी के ऑफिसेज हैं, अमेजॉन सबके ऑफिसेज हैं, हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली में है, सबके ऑफिसेज हैं, ठीक है। सो दे ऑल आर इन द फॉरेन कंपनी और उनको अपने प्रॉफिट का 2% इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 300 करोड़ का 2% करवाएं कि 30,000 करोड़ का 2% करवाएं? हाउ मेनी ऑफ यू से कि सर 300 करोड़ का 2%? ऑब्वियसली दैट इज वेरी ऑब्वियस, इतना तो वो कमा नहीं रहे। मैं 30,000 करोड़ का 2% उनको इंडिया में इन्वेस्ट करने को कहूंगा तो इट इज 600 करोड़ ऑफ नो सेंस, ठीक है, क्योंकि इतना तो इंडिया से कमाया नहीं जितना आपने कहा। तो ग्लोबल प्रॉफिट्स का नहीं जी, प्रॉफिट यू हैव अर्न्ड फ्रॉम इंडिया, उसका 2%, उसका 2%। और हम आपकी जो नेटवर्थ देखेंगे वो इंडिया के एसेट्स की देखेंगे, हम आपकी जो टर्नओवर देखेंगे वो इंडिया की टर्नओवर देखेंगे, ग्लोबल टर्नओवर नहीं देखेंगे। और जो प्रॉफिट भी देखेंगे वो इंडिया का प्रॉफिट देखेंगे कि जो इंडिया से आपने 5 करोड़ कमाया या नहीं कमाया, ओके। और इन सभी कंपनीज को जी ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी जी CSR की कमेटी, जिसको ये काम सौंपा जाएगा। सेक्शन 135 का जो सारा दारोमदार है वो इनके कंधों पे रखा जाएगा कि सर ये सारा काम आपने करना रहेगा। और ये जो अबव क्राइटेरिया है इसमें अमेंडमेंट है जी। पहले क्या था मैं नहीं बताऊंगा टू अवॉइड द कंफ्यूजन, ठीक है। अमेंडमेंट भी अब थोड़ी पुरानी हो गई है, तो हमने कहा कि सर ये सिर्फ कब देखना है? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। कभी भी करंट तो देखते ही नहीं, क्योंकि करंट में मेरे को पता ही नहीं कि मेरे को प्रॉफिट होगा कि नुकसान होगा। लेट से करंट में मेरे को 14 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है और 31 मार्च को फैक्ट्री में आग लगी और 10 करोड़ का नुकसान हो गया, ठीक है। सो मैं CSR करूं कि ना करूं? तो हमने कहा सर पहले साल खत्म होने दो, उसकी बैलेंस शीट के हिसाब से देखना, लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से आपने देखना पड़ेगा नेटवर्थ, टर्नओवर और प्रॉफिट। तो आपने ये क्वार्टर वाइज तो नहीं देखना, क्वार्टर वाइज नहीं देखना, पिछले साल को देखना है जी, करंट ईयर को नहीं देखना, पिछले साल को देखना है और चारों क्वार्टर्स का क्यूमुलेट करके आपने ये देख लेना है। तो हर साल आपको देखना पड़ेगा, इट नीड टू बी चेक्ड एवरी ईयर। तो हर साल आपको देखना पड़ेगा कि सेक्शन 135 आप पे लगता है कि नहीं लगता है, ठीक है। और वो हर साल देखने का फंडा क्या है? पिछले साल की बैलेंस शीट देखिए, ठीक है। तो मैं फिर से बता रहा हूं, एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। लेट अस से मेरी कंपनी की जो टर्नओवर है
मेरी कंपनी की जो टर्नओवर है, प्रॉफिट लेकर चलते हैं, पहले साल का है 4 करोड़, ठीक है, और अगले साल, अब ये तो पहला साल है, ठीक है, तो पिछले साल की कोई बैलेंस शीट है ही नहीं, वो तो 0/0 है पिछले साल की बैलेंस शीट। तो पहले साल तो CSR मेरे पे लग ही नहीं सकता। और क्या मैं ये कह सकता हूं कि पहले साल तो किसी भी कंपनी पे CSR नहीं लग सकता? कैसे कब लग सकता है? फाइन जी, तो मेरी बात ही प्रिवेल की कि पहले साल किसी भी कंपनी पे, चाहे आपकी कंपनी बहुत बड़ी हो, चाहे पहले साल आपकी टर्नओवर ही 50,000 करोड़ की हो, बट पहले साल आपके ऊपर CSR नहीं लग सकता। सर जो CSR होएगा, तो जो एक्सपेंस लगेंगे वो कितने बिलोंग तो उसी ईयर को करेंगे ना? नहीं, हमने बोला है कि सब्सिक्वेंट में आपको उतना स्पेंड करना पड़ेगा। सर जैसे जो मतलब हम आप प्रोविजन बना लो अगर आपको लग रहा है कि जो पिछले स्पेंड साल करेंगे वो जो मतलब P&L के अंदर हम दिखाएंगे वो नेक्स्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम दिखाएंगे। यस, जैसे कंपनी ने कह दिया कि मैं 10 करोड़ CSR में डालेंगे, तो मैं उसके बाद कुछ टाइम बाद कंपनी में से आग वगैरह लगी तो कंपनी को फंड्स की जरूरत है, तो फिर सर वो कैंसिल कर सकती है? नहीं जी, नहीं, कैंसिल नहीं कर सकते। और उसके पास पैसे ही नहीं है। अभी करेंगे जी सारे केसेस, ठीक है, कि अगर आप कम जमा करवाते हैं, ज्यादा जमा कर देते हैं, तो उन सब केसेस को अभी हम कवर अप करेंगे। अगले साल मेरी कंपनी में अच्छा प्रॉफिट हुआ जी 6 करोड़, क्या इस साल मेरे को CSR को कंप्लाई करना है? द आंसर इज नो, क्योंकि पिछले साल तो मैं 5 करोड़ से नीचे था, और अगले साल मेरे को लॉस हुआ जी 3 करोड़ का। क्या इस साल मेरे को CSR कंप्लाई करना है? इस साल मेरे को CSR करना है, क्योंकि पिछले साल का जो मेरा प्रॉफिट है वो 5 करोड़ से ज्यादा था। तो ये हर साल आपको नेटवर्थ, टर्नओवर और प्रॉफिट, 3 क्राइटेरिया हर साल चेक करने पड़ेंगे, हर साल चेक करने पड़ेंगे। मे बी एक साल में आप हैं और मे बी अगले साल में आप नहीं कवर हो रहे हैं, सो इट नीड टू बी चेक एवरी ईयर, ठीक है। ये 3 क्राइटेरियाज आपको देखने। मैं अभी एक चीज और आपसे पूछ लेता हूँ जी, यहाँ पे वर्ड लिखा है जी नेट प्रॉफिट, तो हमने कहा कि सर प्रॉफिट क्या देखना है, नेट प्रॉफिट क्या देखना है, ऑप्शंस दे देता हूं। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, EBT अर्निंग बिफोर टैक्सेस, फिर टैक्सेस भी माइनस कर देते हैं, और द पैट। मेरे ख्याल से ये 3 ऑप्शन ही सबसे ज्यादा वाइबल हैं, और इसमें भी मेरे को ऐसा लगता है कि ये 2 को सबसे ज्यादा वोट मिलनी चाहिए, ठीक है, बिफोर टैक्सेस और आफ्टर टैक्सेस। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, इंटरेस्ट तो इट इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, शुड बी रिड्यूस्ड, ठीक है जी। सो वोटिंग करवाते हैं। हाउ मेनी ऑफिस की सर, यहां पे जब आप बोलते हैं नेट प्रॉफिट्स, इट इज पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, only 2. How many of you say sir it is EBT, earning before taxes? Big majority, 80% students are voting for EBT. May I know why? डिडक्शन तो जी मिलनी नहीं है, इसकी डिडक्शन नहीं मिलती, और डिडक्शन इनकम टैक्स में हम पढ़ाते हैं, इनकम टैक्स में इसकी डिडक्शन नहीं। प्रॉफिट तो कम, अगर हम CSR कर रहे हैं तो उससे प्रॉफिट कम नहीं होगा, यही एप्रोप्रिएशन किधर ना होगा, प्रॉफिट ही को होता है जो टैक्सेस देने के बाद। सी मैं करंट ईयर की बात ही नहीं कर रहा, मैं पिछले साल, ठीक है, जिस साल मैंने 6 करोड़ कमाया, ठीक है, और लेटर से 6 करोड़ के ऊपर 25% के हिसाब से मेरे को 1.5 करोड़ का टैक्स देना पड़ा, और मेरा पैट है जी 4.5 करोड़। सो आई एम जस्ट आस्किंग कि जी मेरे को करंट ईयर में CSR लगेगा या नहीं लगेगा, दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन। EBT था मेरा 6 करोड़, 25% उसमें से कॉर्पोरेट इनकम टैक्स मैंने पे कर दिया, और बचा जी मेरे पास 4.5 करोड़, दैट इज अ पैट। हाउ मेनी ऑफिस के सर आपको 6 करोड़ देखना था, हाउ मेनी ऑफिस के सर आपको पैट देखना था। फिर से वोटिंग करवा रहे हैं, दोबारा बोलो सर। जब पिछले साल का क्राइटेरिया देखना है तो मैं कहा सर नेटवर्थ इज वेरी क्लियर टू मी, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज द नेटवर्थ, टर्नओवर इज वेरी क्लियर, ठीक है, सेल प्लस रिसीट्स सारी, दैट इज द टर्नओवर। प्रॉफिट कौन सा लेना है, प्रॉफिट बहुत सारे नजर आ रहे हैं हमारी बैलेंस शीट के अंदर। एक EBIT है, उससे पहले EBITDA होता है, उसके बाद EBT होता है, फिर पैट होता है, फिर प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, फिर लास्ट में एक P&L होता है जो बैलेंस शीट में जा रहा होता है सारे डिविडेंड पे करने के बाद, रिजर्व्स के बाद। कौन सा प्रॉफिट लेना है, कौन सा प्रॉफिट लेना है, मैंने उन सभी प्रॉफिट्स को कट शॉर्ट करके सबसे वायबल 2 ऑप्शन निकाली, PBT, PAT,
प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस. हाउ मेनी ऑफ इज से कि सर प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस. नेट प्रॉफिट वर्ड लिखा है. हाउ मेनी ऑफ इज से कि सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस. So now the big majority is towards the profit after taxes. और अगर आप कह रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस तो इस एग्जांपल में जिसमें पीबीटी 6 करोड़ था, 1.5 करोड़ का टैक्स दिया और फिर पैट रह गया जी 4.5 करोड़. ठीक है, इन दैट केस 4.5 करोड़ के हिसाब से मेरे को करंट ईयर में CSR नहीं करना होगा. ठीक है, मेजॉरिटी इज रॉन्ग. द करेक्ट आंसर इज पीबीटी. ठीक है, नंबर 1. What is the logic behind it? इन्होंने बोला कि जी जो प्रॉफिट है उसकी कैलकुलेशन सेक्शन 198 के हिसाब से की जाएगी और उन्होंने बताया कि आपकी अर्निंग्स में से क्या क्या चीज़ें आपने माइनस करनी है और क्या क्या चीज़ें माइनस नहीं करनी है. और जब वो बता देंगे कौन सी चीज़ें माइनस नहीं करनी है, पहला पॉइंट है इनकम टैक्स. ठीक है, वहां पे ये बात क्लियर होती है कि ये पीबीटी को देखेंगे. ठीक है, सो इन दैट केस मेरे को करंट ईयर में CSR लग जाएगा क्योंकि मेरा पीबीटी जो है वो 6 करोड़ है. नंबर 2, ठीक है, गवर्नमेंट ने ये रूल जब बनाया तो गवर्नमेंट ने तो अपने बारे में सोचना था. ठीक है, अब मैं उनसे गवर्नमेंट से जब पूछा कि सर ये प्रोविजन मेरे ऊपर लगती है कि नहीं, तो आपने 5 करोड़ का प्रॉफिट बोला, ये 5 करोड़ 6 करोड़ को देखना है कि 4.5 को देखना है, तो उन्होंने क्या बोलना था, ऑब्वियसली हायर वन. ठीक है, और उन्होंने कहा कि हमेशा पीबीटी बड़ा होता है और पीएटी छोटा होता है, तो फिर गवर्नमेंट ने कहा कि विच एवर इज हायर. ठीक है, तो हमेशा उन्होंने ये मंशा रखी कि जी पीबीटी आपको लेना पड़ेगा. तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस. प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस बेसिकली पीएटी भी तो एक लायबिलिटी क्रिएट होती है, गवर्नमेंट को तो उससे कोई लेना देना नहीं है. आप कहाँ से देंगे, कहाँ से देंगे, उसका तो प्रॉफिट जो बेसिकली जो छपा दिखाते हैं उससे होता है. फाइन, चलेंगे आगे. नेक्स्ट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द CSR कमेटी. मैंने पिछले पेज पे आपको बताया कि इन कंपनीज को एक CSR कमेटी बनानी पड़ेगी जी, जिनके ऊपर ये सारा दारोमदार रहेगा कि सर ये सारी प्रोविजन अब आपको फॉलो करनी ही रहेगी. तो हमने कहा कि जी ठीक है, रूल 5 ने बताया कि CSR कमेटी कैसे बनेगी. सबसे पहले इसमें 3 या 3 से ज्यादा मेंबर होंगे, मतलब मिनिमम 3 डायरेक्टर्स तो हमें चाहिए ही चाहिए, और जिसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. मैं बीच में ही जी कहानी को स्किप करके आपको पहले ये आउट ऑफ नोवेयर डायरेक्टर के चैप्टर से ये डायग्राम मैं आपके लिए कॉपी पेस्ट करके लेकर आया हूं कि जी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन सी कंपनी में होना मैंडेट होता है. ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप समझते हैं, लेटर से राजन सर और मैंने एक कंपनी खोली थी TCA प्राइवेट लिमिटेड. हम 2 ही मेंबर्स हैं, 50-50 के ऑनर हैं और हम दोनों ही डायरेक्टर हैं. हम दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है. We both are interested in the company because we both are holding substantial shareholding in the company. हम दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है. ठीक है, इंडिपेंडेंट जिसका मेरी कंपनी से कुछ भी लेना देना ना हो. जैसे मैंने आपको अभी डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट में इतने सारे पढ़ाए ना कि उसका बिजनेस रिलेशन नहीं होना चाहिए, भाई बंधु सखा ये सब नहीं होना चाहिए. सेम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में भी इतनी सारी ही प्रोविजन पढ़ाऊंगा, मोस्टली विल बी सेम. ठीक है, सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना किसने है, सेक्शन 149 सबसेक्शन 3 हमें बताता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कौन सी कंपनी में होने चाहिए. अगर आपकी कंपनी लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड पब्लिक, क्योंकि लिस्टेड तो प्राइवेट भी हो सकती है, लेकिन यहां पर इन्होंने क्या कहा कि लिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो उनके 1/3 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए. मिनिमम 1/3 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए. तो मैंने कहा सर मेरी कंपनी में 15 डायरेक्टर है, कहता 5 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए. मैंने कहा सर 10 है बटे 3 3.33 3 और 4 3 पॉइंट आपने देखा है 3.33 How many offices sir? 3. Nearest rounding off. How many offices sir? Always upper rounding off. Majority is correct जी, always upper rounding off. ठीक है जी, इसमें अगर 0.1 भी आ रहा होता, ठीक है, तब भी upper rounding off. Yes. It has been clarified जी, MCA का सर्कुलर है इसके ऊपर, और उन्होंने कहा कि जी अगर पॉइंट्स में आता है always upper rounding off, तो अगर 3.01 भी होता तब भी 4 ही चाहिए जी. ठीक है, तो आपको 4 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट अपने रखने ही पड़ेंगे. और लिखा ही हुआ है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज. ठीक है जी, फिर से वर्ड क्या आया जी, पब्लिक. इधर भी क्या था वर्ड, पब्लिक, जिनकी
पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, जिनकी टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, जिनकी एग्रीगेट बोरोइंग्स 50 करोड़ से ज्यादा है। यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, क्या क्या हटवाया है, ठीक है। बोरोइंग्स में 1 रुपया बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो पूरा 50 करोड़ लेना है तो फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रखना है। 50 करोड़ 1 रुपया हो गया तब लॉ मेकर कहता है कि अब पकड़े गए, ठीक है। तो फिर 1 रुपया बहुत मैटर करता है 50 करोड़ के पीछे। तो इनको कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने हैं जी, 1/3 नहीं रखने, 1/3 नहीं रखने। तो मैंने कहा सर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को तो कभी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना मैंडेट नहीं है, रखने को मैं रख लूं बट मैंडेट नहीं है। द आंसर इज यस, ठीक है। क्योंकि लिस्टेड में भी हमने क्या कहा, लिस्टेड पब्लिक कंपनी को 1/3 और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को 10, 50, 100, 10, 50, 100, 10 रुपए पेड अप शेयर कैपिटल, 50 करोड़ की बॉर्डरिंग, 100 करोड़ की टर्नओवर, ठीक है। इन 3 केसेस में आपको कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने पड़ेंगे। मैंने कहा सर ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में टोटल डायरेक्टर 15 हैं, कह रहे सिर्फ 2, 1/3 का यहाँ पे कोई फंडा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आप लिस्टेड नहीं है, सिर्फ 2 आपको क्या रखने पड़ेंगे जी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखने पड़ेंगे। आर वी गुड, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब हमने कहा कि सर आपने CSR की कमेटी बनवाई है जिसमें आपने बोला कि कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ही चाहिए। हमारी केस सुन लो, हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और उसके अंदर प्रॉफिट हो गया जी 20 करोड़। अब आप बोलते हो CSR कमेटी बनाओ और उसमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखो। अब सिर्फ CSR कमेटी के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करो, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो सेक्शन है 149 सबसेक्शन 4 वो तो हमें बोलता नहीं है इंडिपेंडेंट रखने के लिए। तो हमने कहा कि जी फाइन, ठीक है, अगर आपके लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना जरूरी नहीं है तो आप ये CSR कमेटी बिना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के भी बना सकते हो। और हमने कहा सर 3 में से फिर 2 ही रखूं, ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है। उन्होंने कहा कि फिर 3 में से आप डायरेक्टर भी 2 ही रखो, ठीक है। इंडिपेंडेंट की जगह किसी और को भी रखने की जरूरत नहीं, आप 2 ही डायरेक्टर रख लो और वो दोनों नॉन इंडिपेंडेंट भी होंगे तो चलेगा। सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में बताओ। जिसका कंपनी से कोई भी लेना देना, लोन, एसेट, इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग कुछ भी नहीं हो, जो इंडिपेंडेंट, बस वो हम जैसे डायरेक्टर की योग कर रहे हैं। एग्जैक्टली। चलेंगे आगे। अनलिस्टेड पब्लिक और द प्राइवेट कंपनी जो कि नॉट रिक्वायर्ड है टू अपॉइंट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज पर द सेक्शन 149 सबसेक्शन 4, तो उसकी CSR कमेटी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं भी होगा तो चलेगा। नीचे एक प्रोवाइजो पढ़ रहे हैं। पहले ये पुराना नोट था, अब इसकी रेलेवेंस कम हो गई। प्लीज सुनिएगा। मैंने आपको बताया ना राजन सर और मैंने एक कंपनी बनाई और उसके अंदर हमने 10 करोड़ रुपया कमाया, CSR हमारे ऊपर लग गया। अब CSR कमेटी एज पर द ओल्ड प्रोविजन क्या कहती थी, पहले क्या कहती थी, पहले वो ये कहती थी कि अगर आपके 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए इसमें कम से कम और एक इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। मैं कहा सर मेरे ऊपर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाली प्रोविजन नहीं लगती, मेरी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ही नहीं। अब वो कहते कि जी चलो फिर ठीक है आप 3 डायरेक्टर्स रख लो, इंडिपेंडेंट वाला आपको माफ कर दिया। मैं कहा सर हमारी तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, डायरेक्टर ही 2 हैं, अब तीसरा सिर्फ इसलिए अपॉइंट करें क्योंकि CSR कमेटी हमें बनानी है और उसमें 3 डायरेक्टर चाहिए। इंडिपेंडेंट वाला तो आपने माफ किया, लेकिन अभी भी आप बोल रहे हो 3 डायरेक्टर होने चाहिए, इंडिपेंडेंट रखना जरूरी नहीं है। तो मैंने कहा सर अब एक डायरेक्टर सिर्फ CSR कमेटी के लिए रखूं, तो उन्होंने 19/9/18 को ये बात भी हटा दी और उन्होंने कहा कि प्रोवाइडेड दैट वी आर अ कंपनी जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रखना, उसे 2 डायरेक्टर्स की कमेटी भी चलेगी, 2 डायरेक्टर्स की कमेटी भी चलेगी। पहले ये प्रोविजन सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए थी। आर वी गुड? जैसे हमने कल डिस्कस किया था वो हेड कमेटी वाला, इसके अंदर तो 2 प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स हैं, दोनों उसमें भी कहते हैं CSR कमेटी में भी होंगे और उसमें भी मीटिंग में भी। यस ठीक है, मे भी ज्यादा हो, कम से कम 2 तो हमें चाहिए। और कौन से बंदे हो सकते हैं कमेटी में, CSR कमेटी में? बस यही डायरेक्टर्स ही होंगे जी, और कोई नहीं, आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड। चले आप स्पेशलिस्ट जैसे उसमें तो नहीं। और सर जैसे आपने वो पिछले में बताया था फर्स्ट ईयर में 4 करोड़ का प्रॉफिट था, सेकंड में 6 करोड़ का और फिर -3 करोड़ का वो था लॉस था।
तो उसमें कहते हैं जब हमारे 6 करोड़ प्रॉफिट होगा तब हमने CSR कमेटी बिठानी है और अगले साल में वो नहीं होगी मार्केट। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जो जिस साल लॉस था उस साल आपको नहीं बिठानी, उस साल बिठानी पड़ेगी क्योंकि उससे पिछले साल में प्रॉफिट था 6 करोड़ का। हमने कहा सर फॉरेन कंपनी में कैसे होगा? फॉरेन कंपनी की CSR कमेटी बड़ी ट्रबलसम है क्योंकि फॉरेन कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो तो बहुत हाई फंडू हैं और वो तो न्यूयॉर्क में बैठे हैं, वो तो इंडिया आते ही नहीं कभी भी, ठीक है। और इंडिया की CSR कमेटी में वो भला क्यों पार्टिसिपेट करेंगे? उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है। दे आर वेरी बिग पीपल और इंडिया में तो वो कमाई क्या रहे हैं 10, 20, 50 करोड़, ठीक है, और वो नहीं आएंगे। तो हमने कहा कि जी ठीक है, फॉरेन कंपनी के लिए भी हमने कहा कि कम से कम 2% होने चाहिए, जिसमें से एक लाइजन ऑफिसर होना चाहिए और दूसरा कोई भी फॉरेन कंपनी किसी को भी रखे। लाइजन ऑफिसर होता है कि एक तरह से ये फॉरेन कंपनी का इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव है। अगर हमने फॉरेन कंपनी को कोई समन भेजना है, कुछ पूछना है, कोई डॉक्यूमेंट मंगवाना है, तो हम फॉरेन कंपनी की रजिस्ट्रेशन के वक्त हम उनसे पूछते हैं कि अपना इंडिया का ऑफिस और लाइजन ऑफिसर का नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ हमने देखा जाओ कि इंडिया में अगर हमने आपकी कंपनी के रिगार्डिंग किसी से भी बात करनी हो, किससे बात करें, उसको हम बोलते हैं लाइजन ऑफिसर। Yes, that's what I said कि he is a representative of that company in India. इंडिया में वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हमने कहा कि ये CSR कमेटी के अंदर उसका होना बहुत जरूरी है और दूसरा कोई भी आप अपॉइंट करें, कोई भी फॉरेन कंपनी जिसको भी ऑथराइज कर देगी उसको हम अपॉइंट कर देंगे। फॉरेन कंपनी में एक भी डायरेक्टर नहीं है, मतलब CSR कमेटी में एक भी डायरेक्टर का होना जरूरी नहीं है, जबकि हमने बाकी सबके लिए क्या कहा कि 3 डायरेक्टर होने चाहिए कि इंडिपेंडेंट। हमने कहा इंडिपेंडेंट नहीं है, चलो फिर 2 डायरेक्टर से ही आप कमेटी बना लो। अगर आपकी कंपनी में 2 करने, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना जरूरी नहीं है, तो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यस यस यस, ऑब्वियसली, ठीक है, वो परमानेंट रेजिडेंट इंडिया का ही होना चाहिए। अगर वो भी इंडिया में नहीं है कि बाहर ही घूम रहा है, ठीक है, फिर इंडिया में रिप्रेजेंट कौन करेगा कंपनी को? तो वो कहता है कि जी, और इसको ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द CSR कमेटी बोर्ड को अपनी रिपोर्ट में बताना पड़ता है। सेक्शन 134, मैंने कंटेंट्स ऑफ द बोर्ड रिपोर्ट जब आपको अगले चैप्टर में पढ़ाना है तो उसके अंदर ये बताएगा कि CSR कमेटी आपने कैसे कॉन्स्टिट्यूट की, किसको रखा और किसको क्यों नहीं रखा, वो सब कुछ आपको उसमें बताना रहता है। तो वो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द CSR कमेटी शैल बी डिस्क्लोज्ड इन द बोर्ड रिपोर्ट अंडर सेक्शन 134। चलें आगे। अभी आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरे मन में एक क्वेश्चन आया। मैंने कहा कि सर ये बात तो पहले ही लिखी हुई थी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर 2 ही डायरेक्टर्स अगर हों CSR कमेटी में तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 3 डायरेक्टर्स होते ही नहीं, 2 ही डायरेक्टर्स होते हैं। 3 हो सकते हैं बट मिनिमम उनके 2 हैं। आज आपने ये प्रोवाइजो लिख दी कि जी अगर आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना जरूरी नहीं है तो फिर 2 ही डायरेक्टर्स की कमेटी हो, ठीक है। तो मैंने कहा कि सर फायदा तो आज भी सिर्फ प्राइवेट को ही मिल रहा है क्योंकि पब्लिक में तो 3 डायरेक्टर्स होते ही होते हैं। माय पॉइंट वाज कि सर आपने इस नोट को रिप्लेस करके ये प्रोवाइजो ऐड की, ठीक है, कुछ फायदा तो हुआ ही नहीं। फायदा पहले भी सिर्फ प्राइवेट कंपनी को हो रहा था क्योंकि प्राइवेट कंपनी आपसे ये बात पूछती थी कि सर सिर्फ CSR के लिए अब एक नया डायरेक्टर अपॉइंट करें पूरे साल के लिए, तो आपने कहा था कि नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए 2 ही डायरेक्टर्स होंगे तो चलेगा। आज आप क्या बोल रहे हो कि अगर आपकी कंपनी पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना जरूरी नहीं है तो आप सिर्फ 2 ही डायरेक्टर्स कर दो। तो फायदा तो कुछ हुआ नहीं। हुआ सर, किसको? पब्लिक कंपनी को भी तो फायदा हुआ। पब्लिक कंपनी को जो ये वाली कंडीशन है उनको मैंडेटरी इंडिपेंडेंट रखना, बट जो इस कैटेगरी में नहीं फॉल करते वो, बट उनको तीसरा डायरेक्टर तो रखना ही नहीं पड़ा, वो तो उनके पास पहले से ही 3 थे। मैंने बताया आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स 3 हैं, ठीक है, तो 3 डायरेक्टर्स उनके पास थे ही। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जरूरी है उसमें, वो 3 इंडिपेंडेंट फुल टाइम हो सकते हैं। ओके, कहीं ना कहीं आपने जो पहले बात बोली थी वो ठीक है, मैं अब एक इंटरप्रिटेशन इसकी बात बताया था। इस सेकंड प्रोवाइजो के आने के बाद क्या हुआ? एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है उसकी CSR कमेटी में 2 ही डायरेक्टर्स हो सकते हैं। पहले उसे 3 डायरेक्टर रखने पड़ते थे अपनी CSR कमेटी में। अब वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी की भी CSR कमेटी में, जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रखना, उसके 2 ही डायरेक्टर CSR कमेटी में हो सकते हैं।
कंपनी में 3 डायरेक्टर हैं, कंपनी में चाहे 4 डायरेक्टर हैं, डजंट चेंज अ थिंग। पहले उस पब्लिक लिमिटेड कंपनी को भी 3 डायरेक्टर रखने ही पड़ते थे, क्योंकि एग्जाम्पशन 2 डायरेक्टर वाली सिर्फ प्राइवेट के लिए थी। अब हमने उसको चेंज करके ये बात बोल दी कि हर वो कंपनी, पब्लिक और प्राइवेट, जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रखना, वो 2 ही डायरेक्टर से अपनी CSR कमेटी बना सकते हैं। ठीक है, सो पब्लिक के अंदर 3 डायरेक्टर तो होंगे, लेकिन उनको CSR कमेटी में 2 ही डायरेक्टर्स बिठाकर भी काम चल जाएगा। अपॉइंटमेंट क्लियर है, ठीक है, कि किसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखने होते हैं। ये आउट ऑफ नोवेयर, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बहुत ज्यादा बात आ रही थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि कौन सी कंपनी के लिए ये फिक्स्ड है और किसके लिए ये फिक्स नहीं है। फ्रेमिंग ऑफ द CSR पॉलिसी। जब ये CSR का पॉइंट आया ना, तो बड़ी कंपनीज ने कहा कि जी हम तो ना पहले से ही चैरिटी बहुत करते थे, ठीक है, और जैसे बड़ी कंपनीज में कुछ पर्टिकुलर डेज पे लंगर लगता है, ठीक है, और वो साल के पे, दिवाली पे कुछ देते हैं जी अपने एम्प्लॉयज को, कपड़े देते हैं, बुक्स देते हैं, स्कूल की फीस देते हैं, उनकी कोई पॉलिसी चल रही थी। तो हमने कहा कि सर हमें तो कुछ बर्डन पड़ा ही नहीं, हम तो वैसे ही बड़े 2-4% करते ही थे, अब CSR में आप बोल रहे हो 2% करना है, तो हम वही यहां पर दिखा देंगे। तो हमने कहा कि दैट विल नॉट हैपन, ये ओवर एंड अबव होगा। जो आप कर रहे थे वो तो आप करो ही करो, उसके अलावा अब 2% नया कुछ आपको करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1 पढ़ रहे हैं। मीनिंग ऑफ द CSR, रूल 2 सब रूल प्रोवाइड्स दैट CSR पॉलिसी मस्ट रिलेट टू द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 में ना लिस्ट बताई गई है कि आपने ये जो दान पुण्य का काम करना है वो आप कहां कहां कर सकते हैं। 12 एरियाज गिवन है, बस ये 12 चीजों में ही आपने करना है और इसके अलावा आप कहीं पे भी और नहीं कर सकते। तो कहते हैं शेड्यूल 7, जो कि आपके नोट्स में लास्ट पेज पे है, आज की क्लास में पढ़ेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द लिस्ट ऑफ द एक्टिविटीज विच आर कवर्ड इन द CSR। पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत डिटेल में उसको कवर अप करेंगे। तो कहता है कि हमने बताया शेड्यूल 7 में जो एक्टिविटी है आपको वही करनी है, एंड इट्स रिलेटेड एक्सपेंडिचर, बट एक्सक्लूड द सच एक्टिविटी विच इज टेकन बाय द कंपनी इन इट्स नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, जैसे क्लासमेट के रजिस्टर्स अगर आप खरीदते हैं, उसके ना कभी फ्रंट पेज पे या बैक पे लिखा रहता है कि फॉर एवरी रजिस्टर यू बॉट 1 रुपी विल बी डोनेटेड टू अ चाइल्ड जो पढ़ नहीं सकता, उसकी एजुकेशन के लिए। ठीक है, इट मे बी अ पब्लिसिटी पॉलिसी, ठीक है, इट मे बी कि आप क्लासमेट का रजिस्टर लेते हैं और आपको एक अच्छी फील आती है कि जी मैंने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, माइट बी। तो ये CSR में नहीं आएगा जो उन्होंने आपको इस तरह से कहा, क्योंकि ये पहले से ही चलता आ रहा था और वो कर रहे थे। ठीक है, ये ओवर एंड अबव होना चाहिए, जो आप ऑलरेडी कर रहे थे वो सब कुछ इसमें कवर अप नहीं नहीं। CSR का प्रॉपर दिखाना पड़ेगा, ऑडिटर भी चेक करेगा कि आपने CSR के अंदर जितना 2% करना था वो किया कि नहीं किया। सर ऐसे जैसे PNG के प्रोडक्ट्स आते हैं यहाँ पर, उसका 3% एडेड शोल्डर शैम्पू है, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स करते हैं जी, ठीक है, और बहुत सारे, ठीक है, ये बड़े लोग कैंपेन चलाते हैं। अगर नॉर्मल कोर्स में जो हम डोनेट करते थे वो शेड्यूल 7 की 12 चीजों के अंदर इंक्लूड होता है, फिर वो नहीं, ओवर एंड अबव आपको अलग से करना पड़ेगा। सर जैसे यहाँ पे रखवाल में जो ओपनिंग जाल नहीं करवाया तो वो CSR के में आता है। फॉर दैट दे आर चार्जिंग, ठीक है, वो लेटेस्ट से अगर वो मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, तो आएगा नहीं, वैसे वो 12 एक्टिविटीज में कवर होगा नहीं। ठीक है, आपको शायद पता हो, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ऑक्शन होती है जी प्रॉपर, जैसे कॉर्पोरेशन आरती चौक अब तो टूट गया थी पुल बनाने के चक्कर में, हाँ, तो प्रॉपर ऐसे आरती चौक की ऑक्शन होती थी, हु वांट टू हैव द राइट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ आरती चौक, ठीक है, फाउंटेन चौक, ठीक है, और प्रॉपर, क्योंकि जो भी बंदा मेंटेन करेगा वो अपना बोर्ड लगाएगा और अपनी एडवर्टाइजमेंट करेगा, ठीक है, और कॉर्पोरेशन एक तो अपना काम आपको दे रही है और उसके भी पैसे ले रही है, ठीक है, कि 20 लाख 50 लाख प्रॉपर बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस ऑफ लुधियाना दे गो देयर एंड फॉर द ऑप्शन कि मैं 50 लाख रुपया देता हूँ 1 साल के लिए या 5 साल के लिए, मेंटेनेंस मुझे दी जाए, ठीक है, और फिर जो इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर वो अलग, ठीक है, जैसे फाउंटेन चौक पे कैसे उन्होंने वो पाम ट्रीज लगाए हैं और इतना मॉडिफाई किया उसको, ठीक है,
आरती चौंग भी इतना सुंदर बनाया था, अब तो टूट ही गया सारा। फाइन जी, मीनिंग ऑफ द नेट प्रॉफिट, तो वो कहता है कि जी रूल 2F में उन्होंने कहा कि जी नेट प्रॉफिट एज पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट नेट प्रॉफिट में आप ये चीजें नहीं लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो कहता है कि जी एक इंडियन कंपनी को इनकम हो रही है फ्रॉम द ओवरसीज ब्रांच, वो नहीं लेंगे। फॉरेन कंपनी की भी तो फॉरेन इनकम आप छोड़ रहे थे अभी पिछले पेज पे। तो एक इन्फोसिस कहता है कि सर अगर मैंने 10,000 करोड़ कमाया जिसमें से 1,000 करोड़ मेरी कैलिफोर्निया में जो ब्रांच है उसने कमा कर दिया, उसमें इंडिया की सोसाइटी का तो कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। इंडिया से कितना कमाया? 9,000 करोड़, उसका 2% देता हूं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, मेक सेंस। अगर आपने कोई प्रॉफिट ओवरसीज ब्रांच से कमाया, जी मैं फिर से बोल रहा हूं, ओवरसीज कस्टमर नहीं है, ओवरसीज ब्रांच है, ठीक है। मैं बोलता हूं सर मेरा फॉरेन क्लाइंट है, सारे ही फॉरेन क्लाइंट है, ठीक है, और वहां से पैसा आ रहा है, हमारा कॉल सेंटर है, हमें डॉलर्स में आती है जी इनकम। आपको कुछ माफ नहीं होगा, इंडिया में ही तो काम चल रहा है, ठीक है। बट अगर आप बोलते हो सर काम भी बाहर हुआ और बाहर से ही पैसे कमाए और इंडिया में ट्रांसमिट हुआ है, उसके ऊपर CSR नहीं लगेगा। द की वर्ड हियर इज द ब्रांच, फॉरेन ब्रांच से अगर आपको कोई इनकम आ रही है उस पर CSR नहीं लगेगा, वो CSR के टोटल में इंक्लूड नहीं होगा। आर वी गुड? ये क्लियर हुआ आपको? बिल्कुल। सेकेंड, वो कहते हैं कि जी अगर आपको कोई डिविडेंड इनकम हुई है फ्रॉम एनी कंपनी जिसने ऑलरेडी CSR पे कर दिया है, तो फिर डुप्लीकेशन थोड़ी ना करोगे। बहुत अच्छा पॉइंट है जी, दिमाग लगाने वाले ने बड़ा अच्छा दिमाग लगाया। मैं एक एग्जाम्पलीफाई करता हूं। मेरी होल्डिंग कंपनी जो है वो एक शेलो कंपनी है, उसमें कुछ बिजनेस नहीं होता, उसके पास 100% शेयर है हमारी कंपनी के ए लिमिटेड के। फाइन, हमने होल्डिंग से पूछा कुछ और कमाते हो? कहते हैं कुछ नहीं कमाते। ए लिमिटेड ने इस साल 500 करोड़ रुपया कमाया, CSR लग गया इनके ऊपर, ठीक है। लेटे से पिछले साल भी ये 5 करोड़ से ज्यादा थे, तो इस साल इनको CSR लग गया। इस 500 करोड़ में से इन्होंने 200 करोड़ का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। ये पूरा का पूरा 200 करोड़ किसको रिसीव हुआ? होल्डिंग कंपनी को। होल्डिंग से हमने पूछा प्रॉफिट कितना? 5 करोड़ से ज्यादा है? वो कहता है कि हाँ प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है। कितना है? 200 करोड़। हमने कहा आप भी 2% कॉन्ट्रीब्यूट कर। तो वो कहता है कि नहीं सर, हम तो 500 करोड़ पे पहले ही 2% दे चुके हैं, अब आप 200 पे दोबारा से 2 मांगोगे, इट इज अ डुप्लीकेशन। आपने एक ही प्रॉफिट पे मेरे से 2 बार CSR चार्ज कर लिया, ठीक है। सो डिविडेंड रिसीव हुआ फ्रॉम एनी अदर कंपनी इन इंडियन कंपनी, अगर वो कंपनी ऑलरेडी 135 में कवर हो रही है तो वो डिविडेंड से पहले वो CSR उसके ऊपर दे चुकी है, इस पे दोबारा से डुप्लीकेशन नहीं होगी। CA सर्टिफिकेट बनाकर देगा जी, वो बताएगा प्रॉपर। तो लेटर से ये होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट भी मैं ले देता हूं जी, 1200 करोड़, जिसमें ये 200 करोड़ भी है। 1200 में से 200 माइनस कर दो, 1000 करोड़ पे 2% आपको देना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। सो वो कहता है प्रॉफिट में 2 चीजें इंक्लूड नहीं करनी, फॉरेन ब्रांच से जो इनकम आई है वो नहीं आप लेंगे, और अगर आपके पास कोई डिविडेंड इनकम है फ्रॉम एनी अदर कंपनी जिसने पहले ही CSR पे कर दिया, तो उस डिविडेंड इनकम पे 2% पहले ही जा चुका है, उस डिविडेंड को भी आप अपनी टोटल प्रॉफिट में से बाहर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पे सारा क्राइटेरिया लगेगा कि 2% देना है कि नहीं देना है, और 5 करोड़ से ज्यादा है कि नहीं है, ठीक है। आर वी गुड? और CSR पॉलिसी जो है इट शुड बी इन द परसुएंस ऑफ द शेड्यूल 7, और आपको इसको प्रॉपर मॉनिटर करना पड़ेगा कंपनी की जो CSR पॉलिसी होगी। और अगर आपको कोई सरप्लस बच गया जी फ्रॉम द CSR, तो ये बिजनेस प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, इट शुड बी रीअप्लाइड फॉर द CSR बेनिफिट। एग्जाम्पलीफाई करता हूं जी, लेटेस्ट से हमने अपनी कंपनी के बाहर लंगर लगाया, ठीक है, और क्या कहा कि 2 रुपए में फुल प्लेट थाली दी जाएगी, ठीक है, बट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ठीक है। और बहुत सारी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी चार्ज कर लेती है, ठीक है। और उनसे हम कभी पूछते भी हैं कि 50 रुपए की थाली है, जहां पे आप 48 रुपीज डोनेट कर देते, 2 रुपए भी डोनेट कर देते, फ्री ही रख लेते हैं। तो वो कई बार ये बात बोलते हैं कि सर काउंटिंग पर्पज के लिए, ठीक है, कि दिन की कितनी थाली हमारी बिकी, तो हम उसके लिए काउंटिंग के लिए यहाँ पर रिकॉर्ड के लिए काउंट कर लेते हैं, 1 रुपया चार्ज कर लेते हैं। तो अगर इस गुल्लक में 100 रुपए हैं तो समझ में आता है आज हमने 100 प्लेट दी है, ठीक है। सो काउंटिंग थोड़ी इजी हो जाती है। और 1 रुपी से होता क्या है, सो इट इज अ चैरिटेबल, चाहे आपने अगर उसका 1 to 5 रुपीज या कुछ डिस्काउंट देने के बाद कुछ चार्ज कर भी दिया। अब लेट से हम हर रोज की 1000 थाली दे रहे हैं, 1000 रुपया आ रहा है,
साल का कितना हो गया 3,65,000 रुपया, ठीक है। ये 3,65,000 रुपया जो है ये प्रॉफिट में नहीं जा सकता, ठीक है। सो वो कहते हैं कि जी इट विल नॉट बिकम द पार्ट ऑफ द बिजनेस प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, ये आप CSR वाले फंड में अलग से ही रखेंगे और उसे उसी में इन्वेस्ट दोबारा से कर देंगे। मैं एक बार ये पूरा डायग्राम दोबारा से बता देता हूँ। तो हमने कहा जो एक्टिविटीज हमने शेड्यूल 7 में बताई है वही आपने करनी है। इससे पहले अगर नॉर्मल बिजनेस में आज से पहले अगर आपका कोई चैरिटी डोनेशन चल रहा था वो दोबारा से इसमें इंक्लूड नहीं होगा, वो अलग है, ये अलग है। और हमने कहा कि जी प्रॉफिट्स, ये तो मैंने आपको पिछले पेज पे क्लियर कर दिया था, PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस है और इसके अंदर दो चीजें इंक्लूड नहीं होंगी। अगर आपका कोई ओवरसीज ब्रांच से कोई प्रॉफिट आया है वो भी इंक्लूड नहीं होगा, और अगर कोई डिविडेंड इनकम है फ्रॉम एनी कंपनी जिसके ऊपर पहले से ही CSR लग गया तो उस डिविडेंड को भी आपको एक्सक्लूड करना रहेगा। पॉलिसी आप बनाएंगे जी एज पर द शेड्यूल 7 और मॉनिटर करेंगे प्रॉपर कि वो ठीक टाइम पे सारा कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा है। और CSR shall not become the part, अगर CSR से अगर आपको कुछ पैसे आते हैं, it will not become the part of profits of the company।